विक्रमशिला आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट चौदहवीघा ऋषिकेश। ज्योग्राफी कर रहे हैं, फिजिकल ज्योग्राफी। उसमें आज करना है सागरीय संसाधन, मरीन रिसोर्सेज करना है। सागरीय संसाधन यहाँ से क्वेश्चन बने हैं यूपीएससी से, यूपीएससी में पहले भी बने हैं, दोबारा बनने की संभावना होती है, तो ढंग से करना चाहिए। ठीक है। महासागरीय जल तथा नितल, नितल बोलते हैं बॉटम, महासागरीय जल तथा नितल से संबंधित जैविक एवं अजैविक संसाधनों को सागरीय संसाधन कहते हैं। कभी कभी क्या होता है पीसीएस जैसे पेपर में सिर्फ 20 शब्दों में पूछता है सागरीय संसाधन से आप क्या समझते हैं, 20 शब्दों में लिखना है। अगर आपने लाइन लिख दी 2 नंबर का क्वेश्चन होता है तो समझ लीजिए 1.5 नंबर आपने कमा लिया, थोड़ा सा और उसको लिखना पड़ता है। ठीक है। महासागरीय जल तथा नितल से संबंधित जैविक एवं अजैविक, जैविक एवं अजैविक संसाधनों को सागरीय संसाधन कहते हैं। जैविक मतलब बायोटिक है ना, बायोटिक और अजैविक मतलब अबायोटिक। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बायोटिक और अबायोटिक। संसाधनों को सागरीय संसाधन कहते हैं। इन संसाधनों को के 2 प्रमुख स्रोत होते हैं। कहाँ से आते हैं बता रहा है। पहला नदियाँ, टोटल क्या है, नदियाँ क्या करती है, स्थलीय भागों से बहाकर नाना प्रकार के पदार्थों का, नाना मतलब ये नाना वाले नाना नहीं है, नाना मतलब बहुत सारा, नाना प्रकार के पदार्थों को सागर में पहुँचाती रहती है। इसमें खनिज तत्वों के साथ जंतु तथा पौधे भी होते हैं। देख रहे होंगे प्रसाद में नदी नाले जा रहे हैं, क्या क्या बहते जा रहे हैं, बहते जा रहे हैं। लैंडस्लाइड होगा वो भी उसे बता रहा है। जितनी गंदगी है बरसात में बोलते हैं ना कि जितनी गंदगी है वो सब कहाँ चली गई है, नदी नालों में चली गई। नदी नालों से कहाँ जाना होता है, महासागरों में। महासागरों में जो सॉल्ट होता है और भी चीज़ें जो है वो सब उसका सोर्स क्या है, रिवर्स है। तो नदियाँ स्थलीय भागों से बहाकर नाना प्रकार के पदार्थों को सागर में पहुँचाती रहती है। इसमें खनिज तत्वों के साथ जंतु तथा पौधे भी होते हैं। द्वितीय क्या होता है, दूसरा स्रोत क्या है, कुछ संसाधन पौधों द्वारा छिछले जल में तैयार है, मैन्युफैक्चर किए जाते हैं। पौधों द्वारा छिछले जल में, छिछला बोलते हैं यहाँ पर कम गहरा होता है। यहाँ पर क्या होता है, कम गहरा होता है। तो आपको पता हो कि जहाँ पर सूर्य का प्रकाश पहुँचता है वहाँ पर नीचे भी प्लांट्स वगैरह क्या होते हैं, बोलते हैं, क्या बोलते हैं। समुद्र में कई ऐसी चीज़ें हैं जो आयोडीन का स्रोत होती है। तो आयोडीन जो हम लेते हैं, आयोडीन को प्राप्त करते हैं, वो कहाँ से करते हैं, इन्हीं पौधों से प्राप्त करते हैं। सुना होगा आपको घास टाइप की होती है, उसको जलाते हैं, घास से क्या बनाते हैं, आयोडीन प्राप्त करते हैं, है ना। तो मैंने कहा द्वितीय संसाधन क्या, द्वितीय स्रोत क्या होगा, कुछ संसाधन पौधे द्वारा छिछले जल में तैयार किए जाते हैं। सामान्यतः सागरीय संसाधन को जैविक, अजैविक तथा वाणिज्यिक, वाणिज्यिक के तीसरे शब्द आगे कॉमर्शियल बोलते हैं इसको, बायोटिक, अबायोटिक और कॉमर्शियल 3 प्रकार में विभाजित किया जा सकता है। सागरीय संसाधनों को दूसरे अन्य तरह से 3 प्रकार में विभाजित किया जा सकता है। नंबर 1 खनिज संसाधन, नंबर 2 ऊर्जा संसाधन, नंबर 3 खाद्य संसाधन। खनिज संसाधन, ऊर्जा संसाधन और खाद्य संसाधन। अब इन 3 पर पढ़ना है हमें, मेरी जो है इन 3 चीज़ों को पढ़ना है। कौन कौन से, खनिज संसाधन, ऊर्जा संसाधन और खाद्य संसाधन। किसी देश के तट से सुदूरवर्ती सागर की ओर 3 प्रमुख मंडल निश्चित किए गए हैं। नंबर 1 क्षेत्रीय सागर, नंबर 2 विशिष्ट आर्थिक मंडल और नंबर 3 उच्च सागर। नंबर 3। इसके अलावा कुछ नामावलियों का भी प्रयोग किया जाता है, जैसे आंतरिक सागरीय जल और अविच्छिन्न मंडल। अब ये आपके आईएएस क्वेश्चन होते हैं प्री के, यूपीएससी में या पीसीएस में। कभी कभी हम इसको एज इकोनॉमिक्स देखते हैं, लेकिन कभी कभी एज ज्योग्राफी देखते हैं इस क्वेश्चन को। ये इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ना है आपने, यहाँ पर ठीक है। यानी जब ये क्वेश्चन आएगा तो कुछ लोग कहते हैं कि इकोनॉमिक्स से बना, कुछ लोग बोलते हैं ज्योग्राफी से। तो ज्योग्राफी में भी इसको पढ़ रहे हैं और इकोनॉमिक्स में भी इसको पढ़ रहे हैं। ठीक है। तो सबसे पहले क्षेत्रीय सागर, टेरिटोरियल सी किसे कहते हैं। स्थल से सागर की ओर निकले भागों को मिलाने वाली कल्पित सीधी रेखा को आधार रेखा, बेस लाइन कहा जाता है। जो मैंने डायग्राम बनाया अभी, मैंने कहा जो कट होता है, पोस्ट होता है, कैसा होता है, टेढ़ा मेढ़ा होता है, उसके आगे बिल्कुल जो बिंदु होते हैं उनको मिलाकर एक रेखा खींचिए। उसके पीछे क्या है, उस भाग को जल का बच जाता है, उसी को हम क्या कह रहे हैं, स्थल से सागर की ओर निकले भागों को मिलाने वाली कल्पित सीधी रेखा को आधार रेखा कहा जाता है। स्थलीय भाग एवं आधार रेखा के मध्य
स्थित सागरीय जल को आंतरिक जल यानी इंटरनल वाटर कहा जाता है। क्या कहते हैं? इंटरनल वाटर कहते हैं। किसी भी देश के तट के पार से सागरवर्ती जल क्षेत्र को क्षेत्रीय सागर यानी टेरिटोरियल सी कहा जाता है। छोटी छोटी डेफिनेशन दे रहा है, उसको समझना भी है आपको। टेरिटोरियल सी जिसे कहा जा रहा है। क्षेत्रीय सागर की दूरी आधार रेखा से सागर की ओर नापी जाती है, जो सामान्यतः 12 नॉटिकल मील होती है। नॉटिकल इसलिए बोलते हैं, पहले जब इसको नापते होंगे ना तो रस्सी से नापते थे, नोट लगाई जाती है, गांठ लगाई जाती है, तो आज भी नॉटिकल माइल ही बोलते हैं। आज कई तरीके हमारे पास नापने को, लेकिन क्या बोलते हैं? नॉटिकल माइल। समझ लीजिए जो डिस्टेंस नापेंगे वो, और जब गहराई नापेंगे वो किसमें नापेंगे? फैथम में। गहराई किसमें नापते हैं? तो गहराई बोलते हैं कितने फैथम में, ठीक है। और जब हम लंबाई नापेंगे तो कितने नापेंगे? नॉटिकल। ठीक है। क्षेत्रीय सागर की दूरी आधार रेखा से सागर की ओर नापी जाती है, जो सामान्यतः 12 नॉटिकल मील होती है। क्षेत्रीय सागर को सागरीय मेखला यानी मरीन बेल्ट या सीमांत सागर यानी मार्जिनल सी भी कहा जाता है। तो जब आप क्या कर रहे हैं, इसको लिख रहे हैं ना, तो इसको सबसे पहले लिख दो आप। भले ही उसने आपसे क्षेत्रीय सागर पूछा है, आपके अंदर क्षेत्रीय सागर ऑब्लिक, सागरीय मेखला ऑब्लिक, सीमांत सागर यानी मरीन बेल्ट और मार्जिनल सी। ठीक है। उसके बाद आप डेफिनेशन दो कि जो रेखा खींची थी हमने कल्पित रेखा, वहां से लेकर 12 नॉटिकल माइल तक क्या है? क्षेत्रीय सागर। अब अधिकार पढ़ने पड़ते हैं कि इस पर क्या क्या अधिकार है हमें, किसी भी देश को क्या अधिकार होते हैं। इंटरनेशनल लॉ है, क्या है? अंतर्राष्ट्रीय नियम होते हैं कि 12 नॉटिकल माइल तक जो देश से लगा हुआ है जो तट, वहां तक क्या क्या कर सकता है वो देश। ठीक है जी। क्षेत्रीय सागर पर संबंधित तटवर्ती देश की प्रभुसत्ता यानी सॉवरेनिटी होती है। इस सीमा के अंदर संबंधित राष्ट्र का पूर्ण अधिकार होता है। कोई भी अन्य देश संबंधित देश की अनुमति के बिना इसमें प्रवेश नहीं कर सकता, इसमें प्रवेश नहीं कर सकता है। 12 नॉटिकल माइल तक सॉवरेनिटी है किसी भी देश। कभी कभी ऐसा होता है कि जो दो देश या एक देश है, एक द्वीप है, बहुत नजदीक नजदीक है, कभी कभी वो क्या होता है कि इधर वाले की भी आ जाती है, इधर वाले की जोन बीच में सेटेड जोन ऐसा बनता है जो कि क्या होता है? दोनों का होता है। क्या होता है? इसके बारे में पढ़ने के बाद अगला अविच्छिन्न मंडल। कौन सा मंडल? कंटिन्यूअस जोन। फिर यहाँ से क्वेश्चन बना है, आप पुराने पेपर उठा के देखेंगे तो कंटिन्यूअस जोन में इतना ही दूसरा कितने नॉटिकल माइल? 24 का। कंटिन्यूअस जोन जैसे शब्द आ रहा है या अविच्छिन्न मंडल जैसे शब्द आपके दिमाग में आ रहा है, सबसे पहले चीज जो आपने याद करी 24 नॉटिकल माइल। जैसे ही आपके दिमाग में विशिष्ट आर्थिक मंडल या एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन आ रहा है, वैसे ही आपने बोला 200 नॉटिकल माइल। डेफिनेशन बाद में लिखेंगे, पर जो बी का आंसर है वो क्या है? यही है 12, 24 और 200। 12 क्या? अविच्छिन्न मंडल या कंटिन्यूअस जोन कितना? 24 नॉटिकल माइल। और जो आपका विशिष्ट आर्थिक मंडल एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कितना? 200 नॉटिकल। ठीक है। चलो जी। क्षेत्रीय सागर के आगे वाले सागरीय भाग के कुछ दूरी तक संबद्ध भाग को अविच्छिन्न मंडल कहा जाता है, कंटिन्यूअस जोन कहते हैं, जिस पर संबंधित तटवर्ती देश के कुछ विशिष्ट अधिकार होते हैं। अविच्छिन्न मंडल की सागरीय सीमा आधार रेखा से 24 नॉटिकल माइल से अधिक नहीं हो सकती। इससे कितनी हो सकती? ध्यान रखना, आधार रेखा से 24 नॉटिकल माइल नहीं हो सकती। ठीक है। इस सीमा के अंदर संबंधित देश का सीमा शुल्क, अब देखो ये ऐसा करता है ना, जो फ्री वाला होता है वो यहाँ से बनाता है। तो फ्री के क्वेश्चन बनेंगे, 4 ऑप्शन दे देगा कि अविच्छिन्न मंडल में क्या क्या अधिकार होते हैं किसी संबंधित देश को। संबंधित देश को मतलब जिस देश का तट है। पहला हो गया क्या? सीमा शुल्क वसूल करना, राजस्व, घुसपैठ रोकना, आव्रजन इमिग्रेशन, सामूहिक सुरक्षा, सफाई आदि संबंधी पूर्ण अधिकार। तो अधिकारों को जो नंबर में देंगे आपको लिखने में मेन्स में, तो इस पर मिलेंगे शब्दों पर। और फ्री में आपसे क्या पूछे? कौन कौन सा अधिकार होता है, क्या होता है? तो डिटेल पढ़ेंगे इसको, अभी शॉर्ट में है ये कि उसमें बोल दिया कि इस सीमा के अंदर संबंधित देश को सीमा शुल्क, राजस्व, घुसपैठ, आव्रजन इमिग्रेशन, सामूहिक सुरक्षा, सफाई आदि संबंधी पूर्ण अधिकार होता है। मैं इनका उल्लंघन करने वाले को दंडित कर सकता सकता है। अगला होता है विशिष्ट आर्थिक मंडल एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन।
आधार रेखा से सागर की ओर 200 नॉटिकल मील तक दूरी वाले भाग को विशिष्ट आर्थिक मंडल यानी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन की संख्या प्रदान की जाती है। इस मंडल के अंतर्गत सागर की तली, उस पर निक्षेपित पदार्थों में स्थित खनिज संपदा, सागरीय जल शक्ति और सागरीय जीवों के सर्वेक्षण, विदोहन, संरक्षण यानी कंजर्वेशन तथा प्रबंधन के लिए तटवर्ती देश का पूर्ण अधिकार प्राप्त होगा। सबसे ज्यादा बड़ा जो क्वेश्चन पूछा गया वो यहाँ से पूछा गया कि विशिष्ट आर्थिक मंडल और एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन यानी EEZ पर किसी देश के कौन कौन से अधिकार होते हैं। तो पहले उस 200 नॉटिकल माइल की तली पर जितने भी निक्षेपित पदार्थ होंगे वो सब किसके होंगे, उस देश के होंगे, उस देश का अधिकार होगा वहाँ से। उसकी मर्जी है वो रेत निकाले, बजरी निकाले, खनिज निकाले, मिनरल्स निकाले, जो भी चीज़ों से निकालने लगी वो निकाल सकते हैं। आपने देखा होगा कुछ देश ऐसे हैं, खासकर UAE मेरे ख्याल से, उसने रेत निकाल कर पाम वाली बनाया। क्या बनाया? तो कहाँ से निकाला होगा उसने, वो अपने EEZ से निकाला होगा। कहाँ से? उसकी मर्जी है ना। हालांकि पर्यावरण भी धंधा करते हैं, ये ऐसा मत करो। क्या मतलब प्रकृति के साथ छेड़छाड़ मत करो, मतलब सारा गड़बड़ हो जाएगा। तो रेत निकाली जाती है उसके साथ कहीं कुछ बड़ी जीव होते हैं, वो भी क्या होते हैं, मर जाते हैं ना। ठीक है जी। और क्या होता है उसका निक्षेपित पदार्थ, खनिज संपदा जो भी होगी, सागरीय जल शक्ति, जैसे ओटेक पड़ेंगे आप आगे चलकर, आप सागरीय जल शक्ति पैदा कर सकता है वहाँ पे। सागरीय जीवों का सर्वेक्षण, विद्रोहन, संरक्षण, ये सब पढ़ना है आपने। सागरीय जीवों के सर्वेक्षण, विद्रोहन, संरक्षण और प्रबंधन के लिए पूर्ण अधिकार होते हैं। ये शब्द जो है ना, सर्वेक्षण, विद्रोहन, संरक्षण, प्रबंधन, प्रबंधन मतलब मैनेजमेंट, संरक्षण मतलब कंजर्वेशन, विद्रोहन मतलब एक्सप्लॉइट करना उसको, और सर्वेक्षण मतलब सर्वे करना, मतलब खोज करना। कोई दूसरा देश संबंधित तटवर्ती देश की अनुमति के बिना इस मंडल में कोई आर्थिक कार्य जैसे मछली पकड़ना, खनन आदि नहीं कर सकता, परंतु परिवहन जैसे जलयानों के आने जाने, सागर के नीचे केबल बिछाने, हवाई जहाज उड़ाने का अधिकार होता है। हवाई जहाज उड़ाने का वहाँ उसके ऊपर से उड़ा सकता है दूसरा देश, दूसरा केबल बिछाई जा सकती है, तीसरा क्या बोला, परिवहन जो होगा जलयानों का आना जाना वो वहाँ से हो सकता है। तो समझ में आ गया। हाँ, वो दूसरे देश का जहाज हमारे क्षेत्रीय सागर में एंटर नहीं करेगा। तो सुना होगा आपने कि श्रीलंका ने पकड़, तो श्रीलंका ने हमारे देश वाले पकड़ ली, हमने उसने पकड़ लिया, तो होता रहता है। बातचीत चलती है विदेश मंत्रालय के उसमें, फिर छोड़े जाते हैं मछुआरे, है ना। या कुछ सुना होगा आपने किसी को गोली मार दी थी मेरे ख्याल से, हमारे नाविक थे, इटली वालों ने मारी थी, किसने मारी थी, हुआ था ना ऐसा, एक साल पहले की बात है। चलो उसके बाद उच्च सागर, उसके बाद क्या है, उच्च सागर। उच्च सागर में क्या है, विशिष्ट आर्थिक मंडल के बाद विस्तृत सागरीय क्षेत्र को उच्च सागर की संज्ञा दी जाती है। इस सागरीय क्षेत्र में सभी देशों को परिवहन, मछली पकड़ने, खनिजों के विद्रोहन, अंतर सागरीय केबल बिछाने, वैज्ञानिक शोध करने आदि के समान अधिकार कोई भी देश कर सकता है। ठीक है, समान अधिकार होते हैं। तो इन तीन को खास ध्यान देना है। कौन कौन से? क्षेत्रीय सागर, टेरिटोरियल सी, अविच्छिन्न मंडल, कंटिजियस जोन और विशिष्ट आर्थिक मंडल, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, और चौथा भी हो सकता है उच्च सागर तो हाई सागर। ठीक है, इस पर मेंस में लिखने के लिए आता है, मतलब EEZ पर मैंने कई बार देख चुका हूँ। ठीक है, अगला है सागरीय जीवीय संसाधन यानी मरीन बायोलॉजिकल रिसोर्सेज। ये कुछ साल पहले मुझे ध्यान नहीं आ रहा, लेकिन 2-4 साल पहले अगर आप पेपर उठा के देखेंगे IAS का, तो वहाँ से मेरे ख्याल से नेक्टन से बुलाए से क्वेश्चन बन चुका है। वहाँ से नेक्टन से बना है या कहीं उन्हीं के बीच में से बना है। अब क्या होते हैं ये, इसको ध्यान दीजिए। सागरीय पर्यावरण में पनपने वाले पौधों तथा जंतुओं के समुदाय तथा उनके आवासीय पर्यावरण को सम्मिलित रूप से सागरीय बायोम कहा जाता है। कई बार तो खाली PCS जैसे जो पेपर होंगे वहाँ पे 2 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा सागरीय बायोम से आप क्या समझते हैं, तो आपने इतने लिखना है क्या, सागरीय पर्यावरण में पनपने वाले पौधों तथा जंतुओं के समुदाय तथा उनके आवासीय पर्यावरण को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है, सागरीय बायोम कहा जाता है। तो समझ में आ गया। सागरीय जीवों के आवास के आधार पर
उन्हें 3 कैटेगरी में 3 कोटियों में विभाजित किया गया है। नंबर 1 प्लैंकटन समुदाय, नंबर 2 लैक्टन समुदाय, नंबर 3 बेंथम समुदाय। सुनने में अटपटा लग रहा होगा क्योंकि जब से जन्म लिया है सुना नहीं होगा लैक्टन, बेंथम, प्लैंकटन, बचपन से क्या सुना हमने? तो समुदाय कैसे सुनते हैं? ऊपर ऊपर जमीन के सुने होंगे ना, यहाँ पे नहीं सुने सागर के। लेकिन मैंने कहा यूपीएससी सागर के नीचे आगे क्वेश्चन पूछती है। लैक्टन से मैंने कहा कि 3-4 साल पुराना पेपर में देखना, आगे क्वेश्चन बना वैसे। प्लैंकटन समुदाय, प्लैंकटन सागरीय बायोम के अंतर्गत प्रकाशित मंडल अथवा ऊपरी पैलेजिक मंडल, यानी ऊपरी पैलेजिक जोन, जो कि सागर जल से 200 मीटर तक गहरा होता है, में तैरने वाले सूक्ष्म पौधों तथा जंतुओं को सम्मिलित किया जाता है। प्लैंकटन समुदाय में क्या आएंगे? सबसे पहले 200 मीटर गहरा, कितना? वैसे इसको फैलम में लेना चाहिए, लेकिन फिर भी डेफिनेशन में 200 मीटर और 200 मीटर गहरा। तो प्लैंकटन सागरीय बायोम के, प्लैंकटन जो आपको प्लैंकटन उतना है यहाँ पर सागरीय बायोम के अंतर्गत प्रकाशित मंडल है, जहाँ तक प्रकाश पहुँचता है सूर्य। प्रकाशित मंडल किसको बोलते हैं? जहाँ तक सूर्य का प्रकाश पहुँच रहा है, प्रकाशित मंडल अथवा ऊपरी पैलेजिक मंडल, जो कि सागर तल से 200 मीटर तक गहरा होता है, में तैरने वाले सूक्ष्म पौधों तथा जंतुओं को सम्मिलित किया जाता है। पौधे सूर्य के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण विधि यानी फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण मतलब फोटोसिंथेसिस विधि द्वारा आहार निर्मित करते हैं। इस तरह ये फाइटोप्लैंक्टन प्राथमिक उत्पादक यानी प्राइमरी प्रोड्यूसर तथा स्वपोषी यानी ऑटोट्रॉप्स होते हैं, जिनके ऊपर समस्त सागरीय जीव निर्भर करते हैं। समस्त सागरीय जीव, जैसे हम लोग पेड़ पौधों पे क्या करते हैं? निर्भर करते हैं ना। सबसे पहले क्या, जो ये प्लांट्स होंगे वो फोटोसिंथेसिस जैसे ऊपर हो रहा है वैसे सागरीय नीचे भी है, ठीक है। तो प्राथमिक उत्पादक यानी प्राइमरी प्रोड्यूसर तथा स्वपोषी यानी ऑटोट्रॉप्स होते हैं, जिनके ऊपर समस्त सागरीय जीव निर्भर करते हैं। शैवाल यानी एल्गी तथा डाइटल इस समुदाय के सर्वप्रमुख पौधे। शैवाल यानी एल्गी और डाइटल क्या है? इस समुदाय के सर्वप्रमुख पौधे हैं। इसे सागरीय चारागाह यानी मरीन पास्चर्स भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मरीन पास्चर्स कहा जाता है। कुछ लाल भूरे सूक्ष्म स्तरीय पौधों में इतना जन्म प्रस्फोट यानी रिप्रोडक्शन एक्सप्लोजन होता है कि लाल भूरे पौधों का अपार समूह निर्मित हो जाता है। इसे लाल ज्वार कहते हैं। लाल ज्वार यूपीएससी का क्वेश्चन बन चुका है कि लाल ज्वार क्या होगा, है ना। तो जनन प्रस्फोट यानी जो सूक्ष्म स्तरीय पौधे हैं इनमें जनन प्रस्फोट होता है। जनन प्रस्फोट मतलब इतनी तेजी से बढ़ते हैं कि पूरा क्षेत्र क्या जंतु प्लैंक्टन है। जू प्लैंक्टन का आकार 1 मिलीमीटर से कई मीटर तक होता है। ये 3 प्रकार के होते हैं: शाकाहारी जंतु, मांसाहारी जंतु तथा अवसाद पोषित जंतु। वास्तव में जंतु प्लैंक्टन प्रकाशित मंडल के पादप प्लैंक्टन द्वारा निर्मित सागरीय चारागाह तथा बड़े आकार वाले सागरीय जंतुओं के मध्य सेतु का कार्य करता है। नहीं आ रहा समझ? अरे भाई एक दूसरे को खा रहे हैं, क्या कर रहे हैं? इसमें पहले आकार होता है, बहुत शॉर्ट में देखो, बहुत डिटेल में पढ़ना है। सागरीय सीखते हैं डिटेल में बताएगा, क्या करेगा? इतना डिटेल बताएगा कि आप परेशान हो जाए। ये उतना ही बताया जा रहा है जितना पेपर के लिए काफी है ना। कि जब आपका सबसे बड़ा क्वेश्चन ही 250 शब्दों का है तो जरूरी है 2500 शब्दों में कुछ नहीं पढ़ना। जागर में सागर, हिंदी में हो विद्वान बिहारी बोलते हैं उनको, जागर में सागर तो जो बात कहेंगे छोटे से 2 लाइनों में क्या कहेंगे। ऐसे ही क्या होता है कि मैंने कहा यहाँ पे क्या वर्ड लिमिट के हिसाब से पढ़ो। ज़्यादा पढ़ोगे मोर नॉलेज मोर पढ़ोगे, वहाँ पे समझ में नहीं आएगा लिखना कितना है। जब आपको बना बनाया मिल रहा है तो इतना पढ़ना है, इतना लिखना है, इतना ही लिखो, ज़्यादा क्यों लिखो, ठीक है। क्या नाम है? यहाँ से आपने अलग पढ़ना है। जंतु प्लैंक्टन्स का आकार 1 मिलीमीटर से कई मिलीमीटर तक होता है। जब हम डेफिनेशन पढ़ रहे थे तो वहाँ पे हमने पढ़े पौधों तथा जंतुओं को सम्मिलित किया जाता है।
पौधे भी हैं, जंतु भी। अब जंतुओं के बारे में पढ़ रहे हैं। जंतु किस प्रकार के हैं? 1 मिलीमीटर से लेकर 2.5 मीटर तक है। ठीक है, ये 3 प्रकार के होते हैं। शाकाहारी जंतु। शाकाहारी जंतु क्या खाएंगे? प्लैंक्टन खाएंगे, शैवाल, एल्गी खाएंगे, और क्या खाएंगे? टाइटन खाएंगे, है ना। तो शाकाहारी जंतु, मांसाहारी जंतु, मांसाहारी पशु जंतु, ये 3 प्रकार के बता दिए। वास्तव में जंतु प्लैंक्टन प्रकाशित मंडल के पादप प्लैंक्टन द्वारा निर्मित सागरीय चारागाह, जिसको भी बोला मैंने पास्चर। जैसे यहाँ जानवर चूकते हैं ना, वैसे वहाँ पर भी क्या है, मछलियों में देखो, छोटी छोटी मछलियाँ शैवाल में लगी होगी, क्या करती हो? खाती होंगी, उनका भोजन ही वही है। आपने ये भी पढ़ा कि वो जहाँ न्यू फाउंडलैंड के पास क्या बोलते हैं, मछलियाँ बहुत ब्रांड ब्रांड है, मछलियाँ ज़्यादा होती है, क्यों होती है? प्लैंक्टन से लेके जा रही है, बहुत जल्द उससे, है ना। उनका भोजन है, जहाँ भोजन होगा वहाँ पर रहेंगे रहेंगे। अपने अगल बगल भी देखा करो, सारा ज्ञान किताबों से नहीं मिलता। आजकल आप देख रहे हो बरसात है, बरसात में कब क्या होगा? केंचुए निकलेंगे, कीड़े मकोड़े निकलेंगे, बहुत सारी चीज़ें निकलेंगी, क्योंकि विशेष प्रकार के पक्षी आएंगे तो उनको खाएंगे। तो चल रहा है क्रम। आप लोग जीवित इसलिए हो कि मनुष्य हो, उनकी जीव आपने कुछ बच्चे का इंतजाम करना पड़ता है, नहीं तो आप और हमको भी खा लेते अगर डायनासोर होते थे, है ना। खा ही रहे, पूरा घर में बाग में खा ही रहे लोग। चल रहा है, सत्य चल रहा है, बोलना है। तो विशेष प्रकार के पक्षी दिख रहे होंगे, विशेष प्रकार के कीट पतंगे दिख रहे हैं, दूसरे को खा रहे हैं। बस सब मतलब एक केंचुए को किसी ने खाया तो फिर दूसरा तैयार रखा हुआ उसको खाने के लिए, उसको भी तैयार रखा हुआ तीसरा खाने के लिए, है ना। खाली चित्र बना के भी काम करता है, उसको जीवन में भी समझो। तो मुझे पता है कि जब हम इस क्षेत्र में रहते थे, खेती होती थी तो पानी आता था पहाड़ से, मतलब नहर से पानी आता था। उस पानी में छोटी छोटी मछलियाँ आती थी, बड़ी बड़ी। तब लोगों ने बगले देते थे उस जमा, नदी कहाँ से आते, बगले आते थे, मछलियाँ खाते थे, है ना। एक विशेष मौसम में आते थे, जब रुपाई होती है ना धान की, उस समय आते थे। जब मनुष्य ने क्या कर दिया, वो नहरें बंद कर दी, कब्जा कर दिया उस पर, मकान बना दिया अपने, नहर बंद हो गई, खेती खत्म हो गई, बगले भी पता नहीं कहाँ से गए। इवन खुद मेरे एक चीड़ का पेड़ था, उसमें कम से कम 30-40 गिलहरियाँ। कितनी? तो क्योंकि बिजली गिरती है चीड़ के पेड़ पर, तो जब वो खराब हो गया, उसको काटा गया, तो गिलहरियाँ भी गायब हो गई। क्या हो गई? पत्नी कहाँ गई? एड्रेस भी नहीं बताया। इसको समझो। मैक्टन समुदाय, आप खेत में ये पानी पैदा कर सकते हो, आप पानी डाल दो उसमें, अलग अलग प्रकार के पौधे जलेंगे, जीव जंतु जलेंगे, वहाँ बताते हैं। अभी मैक्टन समुदाय में ये यूपीएससी का क्वेश्चन रह चुका है, तो खास ध्यान देना है आपने। इसके अंतर्गत सागरीय जल की विभिन्न गहराइयों में रहने वाले जंतुओं को सम्मिलित किया जाता है। विभिन्न गहराइयों में रहने वाले जंतुओं को सम्मिलित किया जाता है। इस समुदाय का प्रमुख जंतु विभिन्न प्रजाति वाली मछलियाँ हैं। इन्हें 2 प्रमुख वर्गों में रखा जाता है, एक पैलेजिक मत्स्य, एक सागर तल में रहने वाली मछली। पैलेजिक मत्स्य, दूसरा सागर तल में रहने वाली मछलियाँ। डीप सी, जो डीप ओशनिक जो मछलियाँ होती हैं, अलग प्रकार की, मैंने आपको बताया भी था। आप मनुष्य हो, बुद्धिजीवी हो, आपको प्रकृति ने नहीं बना के भेजा, कैसे? वैसा बना के नहीं भेजा ना, वैसा कि अंधेरा हो तो क्या करोगे? तो जुर्म की तरह है आपके कहीं पर लाइट ऐसे वाली क्लेम करने वाली है नहीं है। आप पे कोई आक्रमण करे तो क्या आप किसी को करंट लगा सकते हो? नहीं लगा सकते, ठीक है। इवन प्रकृति ने उतना सुंदर भी नहीं बनाया आपको, हमको, जितना कि नीचे उन जंतुओं को बनाया, उन पर लाइट लगी हुई, उन पर क्या है? लाइटें हैं विभिन्न प्रकार के। जुर्म में सुंदर है आप, एक जुर्म ऐसे दिन में देख लो बहुत खूबसूरत, लेकिन रात को क्या है, उसकी लाइट लगी बहुत, हमें उसकी बुद्धि थी, बस हमने टॉर्च बना दी, बल्ब बना दी, स्ट्रीट लाइट लगा दी, है ना। हमने करंट वाला बल्ब लगा दी, बंदूक बना दी, हमने कोई हमला करेगा तो क्या, बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र बना दिए, हवा में भी। क्या पंख दिए आपको? नहीं दिए। क्या तैरने के लिए कुछ दिया? हाँ भाई,
तैरने का कुछ कंसेप्ट दिया, सब आपने क्या किया, कुछ सीखा, है ना। जबकि जब शिशु जन्म लेता है तो शिशु अपनी माता के गर्भ में फ्लूइड में तैरता रहता है, लेकिन जब वो बाहर आता है तो तैरना भूल जाता है। समझ में आया? फिर सीखना पड़ता है, कोच लगाना पड़ता है, तब जाकर स्विमिंग पूल में सीखेंगे, सब चीजें समझ में आती। तो मैंने कहा ये इसके बारे में बताया, कैलेटिक मत्स्य और दूसरा सागर तल में रहने वाली मछलियाँ। इन दोनों समुदाय की मछलियाँ सागरीय जीव संसाधन का सर्वप्रमुख स्रोत हैं। सागरीय स्तनधारी तैराक नेक्टन जंतुओं को दो श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। सबसे पहले वे जंतु जो वर्ष में कुछ समय तक सागर में रहते हैं तथा अधिक समय स्थल पर रहते हैं, जैसे सील। सील क्या है? स्थल पे भी रहती है और जल में भी रहती है। अच्छा, एक चीज और देखना चाहिए, जितने भी कोर्ट्स हैं, क्या बोलते हैं, दो तरह के न्यायालय होते हैं। एक होता है धर्मस्थलीय, एक होता है कंटक, ये पढ़ा होगा मॉडर्न नाम। धर्मस्थलीय को क्या बोलते हैं? सिविल कोर्ट, और कंटक को बोलते हैं क्रिमिनल कोर्ट। सिविल कोर्ट में दुनिया भर के क्या है, मुकदमे चल रहे हैं, भाई का मुकदमा चल रहा है, किसी के लिए जमीन जायदाद के लिए, रास्ता देने के लिए तैयार नहीं है कोई मतलब छोटे छोटी बातों पर क्या लड़ाई हो रही है, वर्षों तक क्या चल रहा है, मुकदमे चल रहे हैं, कई बार 20-20 साल लग जा रहे हैं मुकदमों में, जैसे कि सब साथ लेके जाना होगा। अब हम कह रहे हैं कि आदमी जमीन जायदाद के लिए, क्योंकि सील्स को देखना, जब ये क्या करते हैं स्थल पर होते हैं, तो जहाँ पर एक मादा सील बैठ गई, जहाँ पर उसने अपने शिशु को जन्म दिया, जहाँ एक घेरा होता है, नजदीक होते हैं, बट अगर उस घेरे पे कोई आ गया तो समझ लो दांत मार मार के वो दूसरी मादा सील को क्या करते हैं, घायल कर दिए। कोई पुरुष सील आ गया अगर वहाँ पर, समझ लो खून खराब हो जाता है वहाँ, क्योंकि उनके पास कोर्ट नहीं है, कौन से धर्मस्थलीय नहीं, उनके पास कौन से न्यायालय नहीं है, सिविल कोर्ट नहीं है, क्रिमिनल कोर्ट नहीं है, अपना फैसला खुद करना पड़ता है। क्या बताया उन्होंने? वे जंतु जो वर्ष में कुछ समय तक सागर में रहते हैं तथा अधिक समय क्या करते हैं, स्थल में, जैसे सील। दूसरा, वे जंतु जो वर्ष में कुछ समय तक स्थल पर रहते हैं तथा अधिक समय सागर में रहते हैं, जैसे व्हेल, डॉल्फिन, सागर गाय। अब देखो, सागर गाय से भाई यूपीएससी क्वेश्चन पूछे, सी काउ बोलते हैं इसको, इसकी फोटो देख लीजिए आप, कहाँ यूपीएससी का क्वेश्चन है। और ये भी देखिए कहाँ मिलती है, ये बहुत गहरे सागरों में ही मिलती है। सी काउ देखो, यूपीएससी का क्वेश्चन क्या है, और घास खाती है नीचे, पानी ज्यादा नहीं होता, पानी ऐसे होगा मानो 10 फुट 5 फुट 10 फुट पर, गाय जैसी लग रही है, सी काउ बोलते हैं। मैं भी बड़ा हैरान हुआ जब मैंने पहली बार समुद्री घोड़े को देखा लैब में। भाई मैंने पढ़ा था समुद्री घोड़ा, लेकिन जब मैंने छोटे से कांच को उसमें देखा तो बड़ा संसार हुआ, मैंने यार तो बहुत छोटा है, इतना सा है, इतना ये दूसरा दिख रहा है, इतने हिसाब से। लेकिन मैंने कल्पना की थी कि समुद्री घोड़ा होगा तो बड़ा सा होगा, शकल उसकी घोड़े जैसे कि किसी से उसकी पोस्ट थी, और एक उसमें लैब में एक केमिकल के अंदर तैर रहा था। बल्कि ऐसा करो उसका ना वीडियो देखो, आपको फोटो में भी पता चलेगा, उसको वीडियो बना रखा होगा नेशनल ज्योग्राफी डिस्कवरी वालों ने, वो जो चल रही है ना सी काउ, उसका देखो वीडियो तो समझ में आएगा। व्हेल हो गई, व्हेल भी भाई आती है, किनारे आती है। डॉल्फिन बहुत इंटेलिजेंट मछली, डॉल्फिन, सागर गाय आदि। तैराक सागरीय पक्षियों में ग्वानो प्रमुख है। सागरीय पक्षी ग्वानो यूपीएससी का क्वेश्चन है, और कई बार यूपीएससी जब क्वेश्चन पूछती तो पता ही नहीं चलता कि एनवायरमेंट से पूछ रहा है, ज्योग्राफी से पूछ रहा है। ग्वानो क्वेश्चन बन चुका है, समुद्री गाय क्वेश्चन बन चुका है, नेक्टन समुदाय क्वेश्चन बन चुका है। समझ में आ रहा है? वीडियो देखा, गाय जैसी लग रही है, तैर रही होगी ऐसे करके, घास ही खाने होगी। आकार कितना बड़ा है सी काउ का?
ठीक है। तीसरा आता है इसमें बेंथम, इसमें आता है बेंथम जीव समुदाय में। अब उससे बाहर निकलो, अगला टॉपिक शुरू हो गया है। बेंथम जीव समुदाय, इसके अंतर्गत सागरीय जल के नीचे सागर तली में रहने वाले पौधों तथा जंतुओं को सम्मिलित किया जाता है। इन तलवासी जंतुओं की प्रजातियों में अत्यधिक विविधता पाई जाती है। इनकी कुल प्रजातियां सागरीय जंतु की समस्त प्रजातियों का 16%, कितना 16% बेंथम जीव समुदाय है। ये कहीं प्री में क्वेश्चन बना हुआ है, कितना परसेंट बेंथम? आंसर 16%। वास्य क्षेत्र यानी हैबिटेट्स के आधार पर तलवासी जीवों को 2 श्रेणियों में रखा जाता है। नंबर 1 सागर तली या उसके ऊपर रहने वाले पौधे, एपिफ्लोरा बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं? सागर तली या उसके ऊपर रहने वाले पौधे एपिफ्लोरा। दूसरा तली पर स्थित निक्षेपों के अंदर रहने वाले पौधे यानी एंफ्लोरा तथा जंतु इनफॉर्म। फ्लोरा सुना होगा आपने, इनफॉर्म। इतना समझ आ गया। तलवासी पौधों में सागरीय खरपतवार सीवीड्स, सागरीय खरपतवार प्रमुख है। तलवासी जंतुओं में कड़ी खोल में रहने वाले जंतु अधिक संख्या में होते हैं, जैसे मोलस्क, जैसे भाई प्रकृति है, उनके बाहर कवच बनाया। क्या बनाया? कवच बनाया। क्यों बनाया? ये आपकी समझ में ऐसे नहीं आएगा, इसलिए बनाया। आप कभी सागर में क्या बोलते हैं, स्कूबा डाइविंग करेंगे, कितने मीटर तक जा पाएंगे? कितने मीटर? क्या मैग्नेट रेंज तक जा पाएंगे? चलेंगे दिन तक जा पाएंगे? नहीं, कुछ मीटर, 200 मीटर तक नहीं, 200 मीटर भी ज़्यादा कोई जगह नहीं, क्योंकि आप समझे नहीं है। कुछ होते हैं जो जाते हैं, पर गेम भी होते हैं, रस्सी पकड़ के जाते हैं, नीचे तक जाते हैं। उसके बाद क्या ये कंपटीशन होता है कि कौन नीचे तक क्या रहेगा, ज़्यादा देर तक रहेगा। वही एटमॉस्फेरिक प्रेशर, क्या एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ऊपर से सागर के जल का दबाव। तो अगर जो जैसे आप माना पनडुब्बी में बैठे हैं, अगर आप नीचे चले गए 40 मीटर उससे नीचे चले गए, पनडुब्बी डूब रही है माना, तो डूबने से थोड़ा बढ़ता है, ब्रेन की नसें फट जाती है, खून निकल आता है आंखों से, कान से, नाक से। ऐसा क्यों होता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ जाता है। जैसे जैसे सागर के नीचे जाएंगे उससे क्या होगा? बढ़ता जाएगा। तो प्रकृति को फोन से क्या लगता था, जो समझ में आया? मोलस्क। अन्य प्रजातियों में ज्यादातर जंतु स्वभक्षी यानी स्कैवेंजर होते हैं, जैसे शार्क हो गई, सेबल फिश हो गई, हैग फिश हो गई, ऑक्टोपस हो गया। ये सब क्या? तलवासी जंतुओं का जीवन ऊपरी सतह के जैविक पदार्थों तथा नेक्टन प्राणियों के अवशेषों के नीचे गिरने से सुलभ सामग्री पर निर्भर करता है। शार्क, सेबल फिश, हैग फिश, ऑक्टोपस, इनके बारे में देखना है आपने। ऑक्टोपस भी अलग तरह के होते हैं, इनको छोड़ने वाले ऑक्टोपस भी होते हैं, ठीक है? जिन पर लाइट होती है वो ऑक्टोपस भी होते हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। एक स्टोन फिश होती है, अगर पैर पड़ गया तो मर गई होगी। और एक आपने देखा होगा नेशनल ज्योग्राफी में बहुत कई जगह सांपों के बीच में पता नहीं कहाँ रहा हो, लास्ट में उसको किसने मारा, उसे क्वेश्चन बना था बिल्कुल उस टाइम पर, तो छोटी सी मछली में उसके यहाँ छाती में काट दिया, नाम भूल रहा हूँ उसका। सबसे ज़्यादा जिसने सांपों के बीच में, मछलियों के बीच में गेम किया, मतलब पूरा कैमरे में, नेशनल ज्योग्राफी को भी देखना, नाम भूल रहा हूँ उसको। छोटी सी मछली, मतलब सांप नहीं कर पाए उसका, कुछ मगर मछली खा पाया, लेकिन छोटी सी मछली ने क्या किया, अटैक कर दिया। अच्छा, ये सागरीय खाद्य संसाधन, अगला क्या है? सागरीय खाद्य संसाधनों के उपयोग के दृष्टिकोण से 2 प्रकार में विभक्त किया जाता है। नंबर 1 मानव आहार के रूप में प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थ जैसे मछलियाँ। नंबर 2 पुष्टाहार एवं औषधियाँ। विश्व स्तर पर मछलियों की सकल पकड़ कैच का 90% भाग पंख वाली मछलियाँ यानी फिनिश तथा शेष 10% भाग व्हेल, क्रस्टेशियन, मोलस्का तथा अन्य कई प्रकार की अन्य रीढ़ इन जंतुओं का होता है। 90% पंख वाली मछलियाँ, ठीक है? मछलियाँ सागरीय जल में पाई जाने वाली मछलियों को
विभिन्न आधारों पर विभिन्न श्रेणियों में रखा जाता है। जल की गहराई पर इन्हें 2 वर्गों में रखते हैं। नंबर 1, सागरीय जल के ऊपर भाग में रहने वाली मछलियों को क्यूबियाड कहते हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन बना हुआ है, क्यूबियाड क्या पूछा मैंने? सागरीय जल में पाई जाने वाली मछलियों को अलग अलग श्रेणियों में रखा गया है। तो जल की गहराई के आधार पर पहला, सागरीय जल के ऊपरी भाग में रहने वाली मछलियों को क्यूबियाड कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसके अंतर्गत हैरिंग नाम सुना है। हैरिंग अटलांटिक ओशन को हैरिंग पॉन्ड कहते हैं, क्योंकि हैरिंग मछली पाई जाती है। हैरिंग पॉन्ड जैसे सार्डाइन, जैसे मैनहेडन, जैसे पिलचर्ड, जैसे एंगोबी, जैसे शार्क, स्टील बिल्कुल इसको मर गया था किसी वजह से, स्टिंगरे की क्या आकार होता है उसका? मेरे ख्याल से मुझे बराबर होता है, उससे छोटा, बहुत छोटी होती है स्टिंगरे। देखो कितनी बड़ी होती है। सही कहा आपने, स्टील इंजन बन गया था, है ना? पुराने प्रोग्राम देखना कभी। ऐसे ही सुनो भाई, गहरे सागर की तली में रहने वाली मछलियों को गेट वाइट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अब ये दो नाम याद कर लीजिए अभी, एक क्यूबियाड, एक गेट वाइट। क्यूबियाड क्या हो गया? ऊपर, सागर के ऊपर रहने वाली, और डीप ओशनिक जो मछलियां होती हैं उनको क्या बोलते हैं? गेट वाइट कहा जाता है। इसके अंतर्गत क्या थी? कॉड, हेडेक, एक कॉड से परिचित होंगे आप। कॉड लिवर ऑयल खाते होंगे, बोलिए खाइए। डॉक्टर ने बोला होगा विटामिन डी की कमी हो गई है, ये विटामिन की कमी हो गई, तो एक गोली दी होगी उसने जिसके अंदर फ्लूइड रहा होगा, ऑयल रहा होगा, कॉड लिवर ऑयल बोलते हैं उसको। कॉड का शिकार होता ही इसलिए है, उसके लिवर ऑयल निकाला जाता है, जो कि बहुत ही कॉस्टली होता है। कई वेजिटेरियन भी खाते हैं इस दवाई को, तो बोलते हैं मछली नहीं खाते तो कॉड लिवर ऑयल खाते हैं। कॉड लिवर ऑयल भी क्या है? मछली से प्राप्त होता है। इसको वैसे भी खाते हैं, डॉक्टर देखा होगा आपने, स्किन पर जो एक चमक होती है और लिवर ऑयल खाते हैं, है ना? और भाई साल में एक बार आपको विटामिन वगैरह चेक करा देना चाहिए। आपको जो ज़्यादा समस्याएं होती है वो विटामिन डिफिशिएंसी की वजह से होती है। इवन जो व्यवहार में परिवर्तन हो जाता है, बाहर से हस्त पुष्ट लग रहे हैं, जिम सब कर रहे हैं, लेकिन बॉडी में क्या है? कमी है। किसी की कमी है कि विटामिन है। विटामिन ऐसे आपको नींबू के साथ बोलने लगते हैं, बोलने को है कि सी अगर प्राप्त हो गया नींबू से, सिट्रस फ्रूट से, तो खा कितना रहे हो, कितना नींबू पानी पी लो, है ना? मछलियों की सकल पकड़ का 45% क्यूबियाड परिवार की मछलियों का, 15% भाग गेट वाइट परिवार की मछलियों का, 7% भाग टूना। अभी टूना आपने यहाँ नहीं सुना होगा, लेकिन आप कोरिया जाओगे, जापान जाओगे, इस तरफ आप टूना ही टूना, बस क्या क्या है? खाने में टूना, दाल भात खाने की तरह जाओगे, मिलेगा ही नहीं वेज आपको। क्या अब मिलेगा तो बहुत महंगा मिलेगा। तो कितना? 7% टूना। मैकरल, मैकरल सुना है? ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं निम्नलिखित में क्या है ये? हैरिंग, मैकरल, टूना, कॉड, ये सब मछलियाँ हैं, ठीक है? कईयों के नाम नहीं सुनोगे आपने, सार्डाइन नहीं सुना होगा, मैनहेडन नहीं सुना होगा, पिलचर्ड नहीं सुना होगा, शार्क नहीं सुना होगा, ठीक है? 15% फ्लाउडर, 15% फ्लाउडर है छोटी चपटी मछलियाँ जो होती है, अन्य प्रकार की चपटी मछलियों का होता है। तो भाई सबसे ज्यादा जो खा रहे हैं 45% क्यूबियाड, क्या खा रहे हैं? क्यूबियाड। उसके बाद 15% गेट वाइट, 15%, और ये काटने में बस इसमें जाल बिछाना पड़ता है, बड़े बड़े हो जाते हैं, क्या बोलते हैं, शिप जाते हैं। नॉर्थ सी में देखा होगा आपने, जैसा आपका ग्रैंड बैंक है ना यहाँ पर, वैसे डॉलर बैंक है वहाँ पर यूरोप में, नॉर्थ सी में। उस सागर में भी क्या बड़ी पकड़िया भी मछलियाँ पकड़ी, नेशनल जोग्राफी देखो, डिस्कवरी देखो, उसमें दिख जाएगा। अवस्थिति के आधार पर सागरीय मछलियों को 3 श्रेणियों में रखा जाता है। खुली सागर में रहने वाली मछलियाँ, इसको बोलते हैं पैलेजिक फिशेस। पैलेजिक फिश, फिश का बहुवचन भी फिश ही होता है, फिशेस कर दो, लिखा जाता है कई बार फिशेस।
बट फिश का बहुवचन भी क्या है? फिश ही। अब खुले सागर में रहने वाली मछलियां कौन है? मैकेरल है, बड़ी सुंदर मछली है, बताया जाता है स्वादिष्ट भी होती है, ठीक है। टूना है, टूना फिश, हैरिंग है और एंकोवी। हैरिंग है। तलवासी मछलियां यानी डिमर्सल फिश कौन सी है? कॉड है। डिमर्सल फिश में कौन कौन सी आती हैं? कॉड, हेडर, हैनिबल। परवासी मछलियां माइग्रेटरी फिश में कौन सी आती हैं? सालसन। परवासी मछलियां माइग्रेटरी फिश में कौन आती है? सालसन। आपने देखा होगा, डैम देखा होगा, चाहे छोटा सा इधर गए होंगे, बैरेज में गए होंगे, बैरेज के आसपास आपने देखा होगा एक नहर सी बनी हुई रहती है नीचे। ये पता है क्यों बनी रहती है? वहाँ से पानी निरंतर गिरता रहता है, बाकी पूरा बंद कर देगा, लेकिन उस नहर से हर समय पानी नीचे आता है। कुछ पता है क्यों होता है? वो मछलियों के लिए होता है। अब आप कहोगे मछलियाँ इतने ऊपर कैसे जाएंगी? ध्यान रखना कि मछलियाँ जब जहाँ पर पानी होता है ना, पानी के साथ जैसे गधेरे भी होते हैं, तो मछलियाँ क्या करती है उस पानी के साथ ऐसे ऐसे करके ऊपर जाती है। तो सबसे टेस्टी फिश वही होती है जो क्या करेंगे? संघर्ष करेंगे। क्या करेंगे? जितना ज़्यादा संघर्ष होगा मछलियों का, उतना ज़्यादा क्या होगा? उनका मांस। तो उस प्रजाति मतलब नीचे वाली प्रजातियों को ऊपर लाने के लिए हर डैम में एक जगह पर क्या होगी? छोटी सी नहर आकृति क्या होगा? बना हुआ। अब जब आप बैरेज जाएंगे, एक कोने में मतलब जब आप उस तरफ को जाएंगे तो देखना वहाँ पर बना हुआ होगा, उससे निरंतर हर समय क्या होगा? पानी, ताकि ऐसा ना हो कनेक्शन टूट जाए जिसका, जैसा आपने हाथियों का तोड़ दिया, हाथी के रास्ते में मकान बना, अभी तो गुस्से में है वो, तो मछलियों का न टूटे, तो कोई भी जो जीव जंतु होते हैं उनका न टूटे, इसलिए उनको क्या दिया जाता है? रास्ता दिया जाता है। अगला है भाई, ये सालसन दिखाती है मैंने, प्रवासी मछली है सालसन। अच्छा, एक अब देखो ना, प्रकृति ने कितना, आप बोलते हो भालू का दिमाग नहीं होता है, लेकिन खाने का दिमाग सबको देता है। भालू एक विशेष मौसम में उस जगह पर रहता है जहाँ से मछली ऊपर क्या कर रही होती है, तो पानी के नीचे जा नहीं सकता, जाता है वैसे पानी, और बहुत ज़्यादा नहीं जा सकता। एक विशेष मौसम में सबसे ज़्यादा खाता होगा मछली, तब जब मछलियाँ क्या कर रही होती है? ऊपर नीचे, मतलब नीचे सागर से झरने के माध्यम से ऊपर जा रही है, तो बहुत पकड़ता है। हम ये भी है, दूसरी पकड़ता है, सबसे ज़्यादा मछली उस समय खाता है। और ठीक है, अब है भाई विटामिन तथा औषधि संसाधन। दूसरे नंबर पे क्या है? वर्तमान समय में औषधि विज्ञानियों का ध्यान सागरीय जीवों, पौधों तथा जंतुओं से विटामिन तथा विभिन्न रोगों के निवारण के लिए औषधियाँ बनाने में शोध यानी रिसर्च में लगा हुआ है। अब सागर औषधि विज्ञान यानी मरीन फार्माकोलॉजी, मरीन फार्माकोलॉजी, आप इस पर कोई कोर्स कर दीजिए जो आप कंफर्म है, और विदेशों में जहाँ का वीजा लगाना, आपने यूके, यूएसए, कनाडा, जहाँ आप जाना चाह रहे हैं, इस पर आप कुछ ना कुछ कोर्स कर दीजिए। इस पर मरीन फार्मेसी रखी है, हर पत्थर के पीछे एक बीटेक दिख रहा, हर पत्थर के नीचे क्या एक फार्मेसी वाला दिख रहा, हर पत्थर के नीचे क्या जर्नलिज्म वाला दिख रहा है, मतलब इस तरह कोर्स सब कर रहे हैं। तो क्या होगा कि उसमें जॉब नहीं, जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं है। इस तरह का कोर्स कीजिए, मरीन फार्माकोलॉजी 100% जॉब श्योर, और बहुत अच्छे पैसे का विकास हो चुका है। सागरीय औषधि विज्ञान, मरीन फार्माकोलॉजी का विकास हो चुका है। सागर औषधि विज्ञानी सागरीय जीवों की शारीरिक, रासायनिक और भौतिक गुणों में अध्ययन में लगे हैं। जल केकड़ा, जल सागर मोथा, सीवीड, सागर कुंबर, बारनेकल, हॉर्स शू, क्रैब, सार्क, कॉड आदि के विभिन्न पदार्थों का विभिन्न रोगों के उपचार के लिए औषधि के रूप में उपयोग प्रारंभ हो गया है। सार्क ऑयल तथा कॉड लिवर ऑयल का शक्तिवर्धक टॉनिक के रूप में पहले से ही उपयोग होगा। सार्क मारी इसीलिए जा रही है ना, अब उनको बचाया भी जा रहा है, उनका प्रयोग भी किया जा रहा है। कॉड लिवर ऑयल को बता दिया आपके घर में बुजुर्ग होंगे और ठीक ठाक नहीं होगी, लेकिन क्या बोल रहे होंगे कि मेरे पैरों में दर्द हो गया, मेरे हाथों में दर्द हो गया, कुछ नहीं, उनका विटामिन का टेस्ट कराइए,
या टेस्ट नहीं भी करा है मल्टीविटामिन देना स्टार्ट कर दीजिए, पर खत्म हो जाएगा। विटामिन डी की डिफिशियंसी हो सकती है तो घी के जो सैसे आते हैं वो पिला दें। 1 महीने के अंदर या 2 सीसी पीने के बाद 2 सैसे पीने के बाद अपना स्कूल आता है कम होना चाहिए। समझ में आया? तो इस पर बहुत काम चल रहा है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे सात्विक खनिज संसाधन 45 बड़ा बड़ा